हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जून महीने की प्रतियोगिता दर्पण की समरी नोट्स को डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीम आईएसपीसी सेंटर के द्वारा आगामी प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हर एक महीने की प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को अपने यूट्यूब चैनल आईएसपीसी सेंटर पर अपलोड किया जाता है। तो आज इसी कड़ी के रूप में मैं आप लोगों के साथ जून 2024 की प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगा। आइए इसका डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा स्वदेश निर्मित एक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है और इस मिसाइल का नाम है MPATGM मिसाइल। इसका पूरा नाम है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इसका परीक्षण जो है डीआरडीओ के द्वारा पोखरण में किया गया है। पोखरण कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। अगर इस मिसाइल की कुल वजन को देखा जाए तो 14.5 केजी इसका वजन है और लंबाई 4.3 फुट इस मिसाइल की लंबाई है। इस मिसाइल में हीट नामक एक हथियार लगा हुआ है। हीट का फुल फॉर्म है हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक। ठीक है, सेना में इसे शामिल किए जाने के पश्चात फ्रांस में बनी मिलन 2T और रूस में बनी कॉर्कस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के पुराने संस्करणों को हटाया जाएगा। यानी कि स्वदेश निर्मित MPATGM जो मिसाइल है उसे फ्रांस और रूस के द्वारा जो पुराने संस्करण का मिसाइल भारत में लाया गया था उसे रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा एक नए मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है जिसमें हीट नामक एक हथियार भी लगा हुआ है जिसका वजन 14.5 किलो जिसका वजन है और लंबाई 4.3 फुट है। आप लोग इन दोनों फुल फॉर्म को जरूर याद कर लेंगे। बीपीएससी के द्वारा प्रीलिम्स परीक्षा में कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, तो ये दोनों फुल फॉर्म काफी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है, हाल ही में स्वदेश निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1A श्रृंखला के पहले विमान LA5033 का पहला सफल उड़ान बेंगलुरु स्थित HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में किया गया है। देखिए, जो तेजस मार्क 1A है वह तेजस का ही एक उन्नत संस्करण है और तेजस आप सभी जानते हैं कि स्वदेश निर्मित हल्का लड़ाकू विमान है तेजस, और तेजस का उन्नत संस्करण जो है तेजस मार्क 1A है। और इसी श्रृंखला का पहला विमान LA5033 ने अपनी पहली उड़ान बेंगलुरु स्थित HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में किया है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला है क्यूएस रैंकिंग 2024 जारी किया गया है। जो क्यूएस रैंकिंग होता है वह विश्व के टॉप जो यूनिवर्सिटीज होती है उसकी रैंकिंग जारी की जाती है क्यूएस रैंकिंग के अंतर्गत। तो इसमें अगर देखा जाए तो विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालय में भारत के सिर्फ 2 विश्वविद्यालय इसमें शामिल हैं। वहीं अगर विश्व के टॉप 1500 विश्वविद्यालय की रैंक देखा जाए तो भारत के 45 विश्वविद्यालय शामिल हैं। भारत का वह विश्वविद्यालय जिसने क्यूएस रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है वह JNU है। JNU का जो विकास अनुसंधान संस्थान है वह इसके अंतर्गत, इस सूची के अंतर्गत 20वें स्थान पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो क्यूएस रैंकिंग 2024 भी काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप का निर्यात किया। देखिए, यह काफी महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप किस देश को सौंपी या ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात पहली बार किस देश को किया गया। तो आपको याद रखना है कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप जो है वह फिलीपींस को सौंपा है। देखिए, जो ब्रह्मोस मिसाइल है वह भारत प्लस रूस 2 देशों के द्वारा डेवलप किया गया। भारत प्लस रूस, ठीक है, इन 2 देशों के द्वारा विकसित किया गया है। भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी और रूस की मॉस्कोवा नदी दोनों को मिलाकर ब्रह्मोस इस मिसाइल का नाम दिया गया है और पहली बार इसे फिलीपींस को निर्यात किया गया। फिलीपींस पहला देश है जिसने ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए 2966 करोड़
रुपया का सौदा किया था। ठीक है, भारत की ओर से यह डिलीवरी वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किस देश को किया गया? फिलीपींस को किया गया है, और इसके लिए भारत और फिलीपींस के मध्य 2,966 करोड़ का करार किया जा चुका है। ठीक है, और यह जो डिलीवरी की गई वह वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान के माध्यम से की गई है। तो ये सारे फैक्ट्स जो है काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला है टाइम पत्रिका की एक सूची जारी की गई है जिसमें विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया है। और अगर विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की टाइम पत्रिका की सूची देखा जाए तो इसमें 2 भारतीय सहित भारतीय मूल के 6 अन्य लोग शामिल हैं, यानी कि 2 इंडियन शामिल हैं प्लस में 6 भारतीय मूल के लोग शामिल हैं। 2 भारतीय जो शामिल हैं इसमें उनमें आलिया भट्ट और साक्षी मलिक ये दोनों शामिल हैं, और अन्य जो 6 लोग हैं वे भारतीय मूल के हैं लेकिन दूसरे देशों से संबंधित है। जैसे अजय बंगा यह वर्तमान समय में विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं, सत्या नडेला यह माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, जिगार शाह देव पटेल यह ब्रिटिश अभिनेता है जो भारतीय मूल के हैं, प्रियंवदा नटराजन, और अंतिम है अस्मा खान जो कि लंदन में दार्जिलिंग एक्सप्रेस के नाम से चर्चित हैं। तो ये जो 6 हैं वे भारतीय मूल के हैं और इनको भी टाइम पत्रिका की सूची में शामिल किया गया। यानी कि इस बार 2024 में जो प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई है टाइम पत्रिका की, उसके अंतर्गत 2 भारतीय प्लस 6 भारतीय मूल के लोग शामिल हैं। तो इस प्रकार से यह भी काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला है UNFPA की जनसंख्या रिपोर्ट 2024। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन की आनुषंगिक संगठन UNFPA के द्वारा जनसंख्या रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। यह जो रिपोर्ट है वह BPSC मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है और इसका आर्टिकल हमने टेलीग्राम ग्रुप पर आप सभी को प्रोवाइड करा दिया था। अगर UNFPA की जनसंख्या रिपोर्ट को देखा जाए तो इस जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान समय में विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश है वह भारत बन चुका है। भारत की कुल आबादी अगर देखा जाए तो 144 करोड़ भारत की आबादी है इस रिपोर्ट के अनुसार, और दूसरे नंबर पर है चाइना, उसका 142.5 करोड़ की आबादी चाइना के पास है UNFPA की जनसंख्या रिपोर्ट 2024 के अंतर्गत। इतना ही नहीं, इस रिपोर्ट में कई अन्य महत्वपूर्ण चीजों पर भी फोकस किया गया। जैसे कहा गया है कि भारत की आबादी अगर इसी रूप में बरकरार रही तो अगले 77 वर्षों में यह भारत की आबादी जो है वर्तमान समय की दुगनी आबादी हो जाएगी। तो अगले 77 साल में भारत जो वर्तमान समय में 144 करोड़ की आबादी है वह अगले 77 करोड़ में या 288 करोड़ भारत की आबादी हो जाएगी अगर इसी रफ्तार से जनसंख्या वृद्धि भारत में कायम रही तो। इसके अलावा इसमें जीवन प्रत्याशा के बारे में भी चर्चा की गई है और कहा गया है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि UNFPA की विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा उम्र क्या है? तो जीवन प्रत्याशा उम्र पुरुषों की मेल की 71 वर्ष है और फीमेल यानी कि महिलाओं की जीवन प्रत्याशा उम्र जो है वह 74 वर्ष इसमें रखा गया है। भारत की जो कुल आबादी है 144 करोड़, इसमें से 68% आबादी जो है वह 15 से 64 वर्ष वालों की आबादी है, 7% आबादी 65 या इससे अधिक वर्ष वालों की है और 24% जो आबादी है वह 8 से 14 वर्ष वालों की आबादी है। तो यह डेटा काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। आप लोग UNFPA की जनसंख्या रिपोर्ट के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को अच्छे से याद कर ले, जैसे कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, जीवन प्रत्याशा कितनी है और किस वर्ग की कितनी आबादी भारत में विद्यमान है। ठीक है, तो यह रिपोर्ट समाप्त हुआ। अगला पॉइंट है, हाल ही में फिलिस्तीन को UN की सदस्यता दिलाने को लेकर प्रस्ताव किस देश के द्वारा लाया गया? देखिए, जो फिलिस्तीन है उसे UN में पूर्ण सदस्य के रूप में अभी भी उसकी सदस्यता प्रदान नहीं की गई है। तो हाल ही में अल्जीरिया के द्वारा UN में एक प्रस्ताव लाया गया था जिसके अंतर्गत यह कहा गया था कि UN का पूर्ण सदस्य का दर्जा फिलिस्तीन को प्रदान किया जाए। अगर वर्तमान समय में आप देखेंगे तो वर्तमान समय में फिलिस्तीन और वेटिकन सिटी ये 2 ऐसे स्टेट हैं जिनको UNO में गैर सदस्य पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है।
गैर सदस्य पर्यवेक्षक का तात्पर्य होता है कि वे यूएन की कार्यवाही में भाग तो ले सकते हैं पर वे मतदान नहीं कर सकते, उनको मतदान करने का अधिकार नहीं होता है। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यह प्रस्ताव अल्जीरिया के द्वारा लाया गया, हालांकि अमेरिका के वीटो के कारण यह प्रस्ताव रद्द हो गया। आप सभी जानते हैं कि यूएनएससी में 5 अस्थायी सदस्य हैं, उनको वीटो का पावर दिया गया है और अगर वे किसी प्रस्ताव पर वीटो का प्रयोग करते हैं तो वह प्रस्ताव वहीं पर रद्द मान लिया जाता है। और यही हुआ है अल्जीरिया के द्वारा जो फिलिस्तीन को यूएन की पूर्ण सदस्यता प्रदान करने के लिए जो प्रस्ताव लाया गया था, उसको लेकर अमेरिका ने वीटो का प्रयोग किया और यह प्रस्ताव रद्द हो गया। हालांकि अब जो यहां पर महत्वपूर्ण जो याद करने लायक बात है वह पूछा जा सकता है कि वर्तमान समय में यूएनओ में ऐसे कितने देश हैं जिन्हें गैर सदस्य पर्यवेक्षक का दर्जा प्रदान किया गया है। तो वर्तमान समय में यूएनओ में सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जिन्हें गैर सदस्य पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है और उन 2 देशों में एक है फिलिस्तीन और दूसरा है वेटिकन सिटी। इसका तात्पर्य है गैर सदस्य पर्यवेक्षक से कि वे सदन की कार्यवाही में भाग तो लेंगे पर मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे। तो इस तरह से यह भी काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक परिषद के विभिन्न सहायक निकायों के चुनाव में भारत को काफ़ी बेहतरीन सफलता प्राप्त हुई है। जैसे 2025 से 29 के लिए भारत ने यूएन आर्थिक व सामाजिक परिषद के महिलाओं की स्थिति पर जो आयोग है उसके सदस्य के रूप में चुना गया है। तो आप लोग याद रखिएगा किस वर्ष से किस वर्ष तक महिलाओं की स्थिति पर आयोग जो है, इसके अंतर्गत उसमें भारत 2025 से 2029 तक के लिए सदस्य चुना गया है। वहीं अगर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के कार्यकारी बोर्ड देखा जाए तो उसमें भारत 2025 से 2027 तक के लिए सदस्य चुना गया है। और इसके अलावा जगदीप पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में तीसरे कार्यकाल के लिए भी अध्यक्ष चुना गया है। तो आप लोग याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में तीसरे कार्यकाल के लिए किस भारतीय का चयन किया गया, तो जगजीत पवाड़िया को। तो ये सारे जो सफलता है वह आर्थिक और सामाजिक परिषद के अंतर्गत मिला है। आप लोग अवधि के साथ किस आयोग में भारत चयनित हुआ है इसे याद रखेंगे। अगला है विश्व मौसम संगठन WMO। हाल ही में WMO के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है, जो रिपोर्ट का नाम है वह है स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2023। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष था। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस संगठन के द्वारा स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2023 जारी किया गया, तो आप क्या बताएंगे? विश्व मौसम संगठन WMO के द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया है और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 अब तक का सबसे गर्म वर्ष के रूप में जाना गया। ठीक है, तो यह काफी महत्वपूर्ण है। अगला है फूड वेस्ट इंडेक्स 2024। देखिए हाल ही में UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 को जारी किया गया है। इस इंडेक्स के अनुसार विश्व भर में 78.3 करोड़ से अधिक लोग भूखे पेट सोने के लिए मजबूर हैं। वहीं 2022 में अगर देखा जाए तो पूरे विश्व भर में 1.05 बिलियन टन खाना बर्बाद हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में प्रति व्यक्ति 79 केजी खाना बर्बाद हुआ है। वहीं भारत में अगर देखा जाए तो प्रति व्यक्ति 55 किलो खाना एक वर्ष में बर्बाद हुआ है। देखिए यहाँ से जो रिपोर्ट है वह आपसे स्टेटमेंट के रूप में आपसे बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। एक तो सिंपल प्रश्न बन सकता है कि फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया गया, तो आप लोग संस्था का नाम याद रखें। दूसरा, फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऐसे करके आपको स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। तो महत्वपूर्ण स्टेटमेंट का आप लोग याद रखेंगे, जैसे 2022 में पूरे विश्व भर में 1.05 बिलियन टन खाना बर्बाद हुआ है। अगर प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखा जाए तो पूरे विश्व भर में 79 केजी प्रति वर्ष, यानी कि एक साल में एक व्यक्ति 80 केजी के आसपास खाना बर्बाद किया पूरे विश्व भर में। वहीं अगर भारत में देखा जाए तो यह औसत 55 केजी के बराबर जाता है और भारत में एक व्यक्ति एक साल में लगभग 55 केजी खाना बर्बाद किया है। ठीक है,
दक्षिण एशिया में प्रति व्यक्ति भोजन की न्यूनतम बर्बादी भूटान में और अधिकतम बर्बादी मालदीव में देखने को मिली है। महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि फूड वेस्ट इंडेक्स के अनुसार दक्षिण एशिया में प्रति व्यक्ति भोजन की न्यूनतम बर्बादी किस देश में देखी गई, तो भूटान में, और अधिकतम बर्बादी किस देश में देखने को मिली, तो मालदीव में। तो इस तरीके से फूड वेस्ट इंडेक्स भी काफी अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुरूप आपको तैयारी करना पड़ेगा। अगर बीपीएससी आपको फैक्चुअल कंसेप्चुअल स्टेटमेंट बाय हर एक सवाल के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। हो सकता है कि बीपीएससी फैक्चुअल सवाल पूछे तो वहां पर डायरेक्ट फैक्ट याद रहेगा तो आप निशान लगा पाएंगे। अगर वह स्टेटमेंट में प्रश्न पूछता है तो इसके लिए थोड़ा सा डीपली आपको पढ़ना पड़ेगा, और जिस तरीके का मैं नोट्स आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं यह उसके लिए पर्याप्त है। करंट अफेयर के लिए अगर आप प्रतियोगिता दर्पण का शॉर्ट नोट जो यूट्यूब पर डिस्कस किया जा रहा है हर एक महीने का अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं, इसके अलावा अगर आप कोई एक मंथली मैगजीन को फॉलो करना है तो करंट अफेयर में कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आइए अगले पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है, तो आंसर होगा रसिया। हाल ही में रसिया ने अंगारा A5 रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है, तो महत्वपूर्ण है। अगला है आरबीआई के द्वारा 2024-25 वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक नीति जारी की गई है। जो आरबीआई के द्वारा वित्त वर्ष 24-25 की पहली मौद्रिक नीति जारी की गई, इसके अनुसार रेपो दर जो है वह 6.5 है और रिवर्स रेपो दर जो है वह 3.35 रहने की घोषणा की गई है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर हमने डिफिनीशन भी लिख दिया है। ऐसे कोई भी शब्द जब आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो और कोई न्यू वर्ड आए, आपको लगे कि इस वर्ड के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो तुरंत गूगल पे आप लोग सर्च करिए कि आखिर उसका मतलब क्या होता है। उसको अनदेखा करके आगे बिल्कुल मत पढ़िए, पढ़ाई का यही बेहतर तरीका है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर रेपो दर वर्ड आया तो आपको डिफिनीशन याद होनी चाहिए कि आखिर रेपो दर क्या होता है। तो रेपो दर वह दर है जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, यानी कि वह दर जिस पर आरबीआई व्यावसायिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है वह दर रेपो दर के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में आरबीआई के द्वारा वित्त वर्ष 24-25 के लिए जो पहली मौद्रिक नीति जारी की गई उसके अनुसार रेपो दर 6.5% है और रेपो दर का उल्टा रिवर्स हो जाएगा, वह रिवर्स रेपो दर के नाम से जाना जाता है और वर्तमान समय में रिवर्स रेपो दर 3.35% है। 2024-25 में आरबीआई के अनुसार भारत का जो विकास दर है वह 7% रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मौद्रिक समिति के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। जैसे आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के द्वारा घोषणा की गई तो आपको जानना जरूरी है कि आखिर मौद्रिक नीति समिति होता क्या है। तो इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 सदस्य जो होते हैं वह आरबीआई के पदेन सदस्य होते हैं और अन्य जो 3 सदस्य होते हैं वे सरकार के द्वारा मनोनीत, केंद्र सरकार के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो इस प्रकार से इस समिति में कुल 6 सदस्य होते हैं, आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला है वित्त वर्ष 2023-24 के अंत में आरबीआई के पास कुल विदेशी मुद्रा कोष 645.5 अरब डॉलर था। देखिए अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर स्पेशली मेरे ख्याल से 65वीं बीपीएससी का सवाल, अगर आप 65वीं का सवाल देखेंगे प्रीलिम्स का तो उसमें बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है कि वित्त वर्ष की समाप्ति पर आरबीआई के अनुसार आरबीआई के पास कुल कितना विदेशी मुद्रा कोष भंडार था, ठीक है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जब वित्त वर्ष समाप्त हो रहा है यानी कि मार्च 2024 में आरबीआई के पास कुल कितना विदेशी मुद्रा कोष था, तो इस वित्त वर्ष अगर देखा जाए 23-24 के अनुसार तो मार्च 2024 में आरबीआई के पास कुल 645.5 अरब डॉलर उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार था, ठीक है। तो यह काफी महत्वपूर्ण है, याद रखने योग्य प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है 2023-24 में भारत में रिकॉर्ड स्तर पर रक्षा निर्यात दर्ज की गई है और पहली बार 2023-24 में भारत ने कुल 21,000 करोड़ का रक्षा निर्यात किया है, जो कि अभी तक का एक रिकॉर्ड है। अगर पिछले बार की तुलना में देखा जाए
2013-14 से अगर आप तुलना करेंगे, 10 वर्ष पहले जब मोदी जी की सरकार आई थी, तो उस वर्ष से अगर आप कंपेयर करेंगे 13-14 से, तो 13-14 की तुलना में 31 गुना वृद्धि हुई है रक्षा निर्यात में। ठीक है, भारत वर्तमान समय में कुल 84 देशों को रक्षा निर्यात करता है। और इसीलिए मेंस के लिए इस बार के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमने जो पेड हमारा बैच है उसमें हमने कराया भी है, रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया या रक्षा निर्यात में भारत की बढ़ती हिस्सेदारी। ठीक है, तो आप लोग डेटा को याद रखेंगे। इस बार 23-24 में कुल रक्षा निर्यात 21,083 करोड़ रुपए का किया गया। अगर इसे डॉलर में करेंगे कन्वर्ट, तो 2.63 अरब डॉलर या रक्षा निर्यात हुआ है। ठीक है, कुल 84 देशों का रक्षा निर्यात करता है, तो अपने आप में यह काफी बड़ा रिकॉर्ड है। इसीलिए यहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न है 2023-24 में भारत का कुल आयात निर्यात। तो देखिए 2023-24 में भारत के द्वारा कुल निर्यात जो किया गया है वह 776.68 अरब डॉलर का भारत ने कुल निर्यात किया है। पिछले वर्ष की तुलना में 0.04% की वृद्धि हुई है। यानी कि 2023-24 में भारत का कुल निर्यात 776.68 अरब डॉलर का रहा, जो कि 22-23 यानी कि पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 0.04% की वृद्धि हुई है। वहीं अगर कुल आयात देखा जाए 2023-24 में, तो कुल आयात 854.80 अरब डॉलर का कुल आयात हुआ है। इसमें आयात में पिछले वर्ष की तुलना में 4.8% की गिरावट दर्ज की गई है। अगर कुल व्यापार घाटा देखा जाए, देखिए यहां पर आयात ज्यादा हो रहा है और निर्यात कम हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि व्यापार घाटा होगा। व्यापार घाटा का मतलब होता है कि अगर आयात जो है वह ज्यादा हो रहा है और निर्यात कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में व्यापार घाटा का सामना करना पड़ता है। और वर्तमान समय भारत का व्यापार घाटा 78.12 अरब डॉलर का है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि 22-23 की तुलना में 23-24 में कुल निर्यात में वृद्धि हुई है। वहीं आयात अगर देखा जाए तो आयात में कमी दर्ज की गई है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला है विभिन्न रेटिंग एजेंसियों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को लेकर क्या अनुमान लगाया गया है। वर्ल्ड बैंक की अगर रिपोर्ट देखा जाए, तो वर्ल्ड बैंक की डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत 6.6% की दर से ग्रोथ करेगा। यानी कि 2024-25 में वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत की विकास दर 6.6% रहेगी। वहीं अगर एडीबी की एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट को देखा जाए, तो इसके अनुसार 2024-25 में भारत की विकास दर 7% रहेगी। आईएमएफ की अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को देखा जाए, तो इसके अनुसार 24-25 में भारत की विकास दर 6.8% रहेगी। और अगर अंकटाड की ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट को आधार बनाया जाए, तो 24-25 में भारत की विकास दर 6.5% रहेगी। और अगर आरबीआई की रिपोर्ट को देखा जाए, तो 24-25 में भारत की विकास दर 7% रहेगी। देखिए, ऐसा एक जगह आपको लिखा हुआ बहुत कम मिलेगा, लेकिन इसे हमने एक जगह समराइज कर दिया है। वर्ल्ड बैंक के अनुसार विकास दर 6.6%, एडीबी के अनुसार विकास दर 7%, आरबीआई के अनुसार भी विकास दर 7%, अंकटाड के अनुसार 6.5% और आईएमएफ के अनुसार 6.8%। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। यह सारे नवीनतम रिपोर्ट हैं। ठीक है, अगला है अरबपतियों की फोर्ब्स सूची जारी की गई है। 2024 की लिस्ट जारी की गई है, जिसके अनुसार विश्व में कुल अगर अरबपतियों की संख्या देखा जाए, तो 2781 विश्व में कुल अरबपति हैं, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 141 अधिक है। ठीक है, सबसे ज्यादा विश्व में अरबपति अगर किसी देश में रहते हैं तो वह है यूएसए, दूसरे नंबर पर है चाइना और तीसरे नंबर पर इंडिया है। विश्व के अगर वर्तमान समय में ये जो फोर्ब्स की सूची जारी की गई है अरबपतियों की, उसमें इंडिया में भारत में कुल 200 अरबपति हैं। यह संख्या इसके अनुसार जारी की गई है। तो सबसे ज्यादा अरबपति की संख्या कहां पर है? यूएसए,
दूसरे नंबर पे चाइना और तीसरा नंबर पे है इंडिया। विश्व के अगर शीर्ष अरबपति को देखा जाए तो पहले नंबर पे फ्रांस के बर्नार्ड एर्नॉल्ट आते हैं और दूसरे नंबर पे अमेरिका के एलन मस्क आते हैं। और अगर भारत के शीर्ष अरबपति को देखा जाए तो पहले नंबर पे मुकेश अंबानी है जिनका विश्व में 9वां स्थान है और दूसरे नंबर पे गौतम अडानी का नाम शामिल है। तो ये महत्वपूर्ण है अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2024 से। अगला है इरेडा का फुल फॉर्म। देखिए कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, हमने पहले भी बताया। तो आपको कई सारे जो महत्वपूर्ण न्यूज़ में रहते हैं घटनाएं उस, और अगर कोई वर्ड जिसका फुल फॉर्म संभव हो, जैसे पिछली बार चैट जीपीटी का पूछ लिया गया था, ठीक है, तो उन सभी का आपको याद रखना है। इरेडा का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इरेडा का फुल फॉर्म है, ठीक है। आइए प्रमुख नियुक्तियों को हम लोग देखते हैं जो कि इस माह के प्रतियोगिता दर्पण में जिसका संकलन किया गया है। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? संजय नायर। नौसेना के नए प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एनएसजी के नए प्रमुख नलिन प्रभात। एनआईए के नए प्रमुख सदानंद वसंत दाते। एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने? पीयूष आनंद। और सीबीआई के संयुक्त निदेशक कौन बने हैं? अनुराग ठाकुर, ठीक है। इसे आप लोग रट लीजिए, जुबान पे ले आइए। एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? संजय नायर। नौसेना के नए प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। एनएसजी के नए प्रमुख नलिन प्रभात। एनआईए के नए प्रमुख सदानंद वसंत दाते। एनडीआरएफ के नए महानिदेशक पीयूष आनंद और सीबीआई के संयुक्त निदेशक अनुराग कुमार, ठीक है। तो ये प्रमुख नियुक्तियां की गई है इस महीने के अंतर्गत। अगला आइए 16वें वित्त आयोग के बारे में जानकारी लीजिए और यह काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। 67वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स परीक्षा में 15वें वित्त आयोग से सवाल पूछा गया था और उससे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन 15वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है। तो इसीलिए यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन 16वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है, या 16वें वित्त आयोग अपनी सिफारिश कब सौंपेगी, उसकी सिफारिश कब से कब तक लागू होगी, जैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सॉरी। तो 16वां वित्त आयोग, 16वें वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है और इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर इसके सदस्य देखा जाए, देखिए आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है जिसमें एक अध्यक्ष सहित कुल 5 सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष हो गए अरविंद पनगड़िया। अन्य सदस्य में देखा जाए तो अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, सौम्य क्रांति घोष, मनोज पांडा, ये अन्य 4 सदस्य हैं। मनोज पांडा को निरंजन राजाध्यक्ष के स्थान पर इनकी नियुक्ति की गई है, यानी कि पहले निरंजन राजाध्यक्ष की नियुक्ति की गई थी लेकिन इसके बाद इनको रिप्लेस करके मनोज पांडा को स्थान प्रदान किया गया है। अजय नारायण झा जो हैं वे 15वें वित्त आयोग के भी अध्यक्ष थे और फिर से इनको 16वें वित्त आयोग का ये 15वें वित्त आयोग के भी सदस्य थे और इन्हें 16वें वित्त आयोग का भी सदस्य बनाया गया। तो आप लोग याद रखेंगे, एक हो गए अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और ये 4 अन्य सदस्य हो गए अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, सौम्य क्रांति घोष और मनोज पांडा, ठीक है। अगर सचिव देखा जाए 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन हैं, तो 16वें वित्त आयोग के सचिव हैं ऋत्विक रंजनम पांडे, ठीक है। 16वां वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2025 तक सौंपेगी और इसकी सिफारिश 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2031 तक के लिए लागू होगी, ठीक है। 16वां वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगी? 31 अक्टूबर 2025 को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और इसकी सिफारिश 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2031 तक के लिए लागू होगी, ठीक है। तो 16वां वित्त आयोग काफी महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे याद रखेंगे। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड की ओर हम लोग चलते हैं। हॉकी इंडिया का वार्षिक पुरस्कार, देखिए हॉकी इंडिया के द्वारा 2023 का वार्षिक पुरस्कार जारी किया गया जिसमें मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार अशोक कुमार को दिया गया है। वहीं 2023 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड हार्दिक सिंह को प्रदान किया गया। वहीं 2023 का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड सलीमा टेटे को दिया गया है। तो हॉकी इंडिया का यह वार्षिक पुरस्कार है और इन तीनों अवार्ड को आप लोग याद रखेंगे।
अगला है 33वां सरस्वती सम्मान। देखिए 33वां सरस्वती सम्मान यह के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और इस वर्ष 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिए जाने की घोषणा की गई है। प्रभा वर्मा को मलयाली काव्य रौद्र सात्विकम के लिए सरस्वती सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है। तो यह काफी महत्वपूर्ण है 33वां सरस्वती सम्मान। अगला है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है वह 2023 के लिए यह अवार्ड अमिताभ बच्चन को 2024 के लिए अमिताभ बच्चन को दिए जाने की घोषणा की गई है। ठीक है, देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वह पहली बार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, दूसरा अवार्ड जो है आशा भोसले को दिया गया और तीसरा जो है तीसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो है वह अमिताभ बच्चन को दिए जाने की घोषणा दी गई है 2024 में। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे हाल ही में किस व्यक्ति को, किस पर्सनालिटी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, तो अमिताभ बच्चन को। इसके पहले यह तीसरा अवार्ड है, इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया था और दूसरा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार आशा भोसले को दिया गया था। तो यह काफी महत्वपूर्ण है। अगला है हाल ही में जैन आचार्य लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय भिक्षु बने हैं लोकेश मुनि, जो कि जैन आचार्य हैं। आप लोग याद रखेंगे जैन आचार्य लोकेश मुनि को अमेरिकी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ऐसा पुरस्कार पाने वाले ये पहले भारतीय भिक्षु बने हैं। अगला है अमेरिकी स्पेस फाउंडेशन के द्वारा चंद्रयान-3 टीम को सम्मानित किया गया है। किस अवार्ड से? तो जॉन एल जैक स्विगर्थ जूनियर अवार्ड से चंद्रयान-3 टीम को अमेरिकी स्पेस फाउंडेशन के द्वारा सम्मानित किया गया है। तो आप लोग इसे भी याद रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर न्यूज है कि गॉड पार्टिकल, जिसे हिग्स बोसॉन पार्टिकल के नाम से जाना जाता है, तो गॉड पार्टिकल की खोज करने वाले ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स का हाल ही में निधन हो गया है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि गॉड पार्टिकल की खोज किसने की जिनका हाल ही में निधन हुआ? तो आप क्या बताएंगे? पीटर हिग्स। गॉड पार्टिकल जिसे हिग्स बोसॉन पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है और इसकी खोज ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी पीटर हिग्स के द्वारा किया गया था जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो यह महत्वपूर्ण है। अगला आइए कुछ महत्वपूर्ण बुक्स की ओर। द पैराडाइज प्रॉब्लम क्रिस्टीना लॉरेन के द्वारा लिखी गई है। मास्टरिंग द डेटा पैराडॉक्स नितिन सेठ के द्वारा लिखा गया है। योर यूटोपिया बोरा चुंग के द्वारा लिखा गया है। नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। तो ये 4 बुक्स प्रतियोगिता दर पर जून महीने के अंतर्गत दिया गया था। चारों महत्वपूर्ण है, आप लोग रट लीजिए। द पैराडाइज प्रॉब्लम किसकी लिखी हुई है? क्रिस्टीना लॉरेन की। द पैराडॉक्स प्रॉब्लम किसकी लिखी हुई है? क्रिस्टीना लॉरेन की। मास्टरिंग द डेटा पैराडॉक्स किसकी? नितिन सेठ की। योर यूटोपिया बोरा चुंग और नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्ट मर्डर सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। अगला है हाल ही में आरबीआई के स्थापना के 90 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, कब? 1 अप्रैल 2024 को। ठीक है, देखिए आरबीआई की अगर आप स्थापना देखेंगे तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई की स्थापना की गई थी और हाल ही में इसका 90 साल पूरा हो गया है। और 90 वर्ष पूरे होने पर जो मेन आयोजन, जो मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया वह मुंबई में किया गया और इस अवसर पर चीफ गेस्ट के रूप में भारतीय प्रधानमंत्री शामिल हुए और 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 90 रुपये का स्मारक सिक्का पीएम के द्वारा जारी किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में आरबीआई ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए? दूसरा प्रश्न, आरबीआई की स्थापना कब की गई? तीसरा प्रश्न, हाल ही में आरबीआई की स्थापना के 90 वर्ष पूरे होने पर किसके द्वारा 90 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया? तो किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न यहां से बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने भगवान महावीर के 2550वें निर्वाण महोत्सव के दौरान 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। तो प्रधानमंत्री ने भगवान महावीर के 2550वें जो निर्वाण महोत्सव है इसके अवसर पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। तो आप लोग इसे याद रखेंगे।
अभ्यास पूर्वी लहर। देखिए अभ्यास पूर्वी लहर जो है वह इंडियन नेवी का अभ्यास है जो कि पूर्वी तट पर जिसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे अभ्यास पूर्वी लहर इंडियन नेवी का युद्धाभ्यास है। अगला है नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी T20 क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने हैं। कौन? दीपेंद्र सिंह एरी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया और ऐसा करने वाले ये तीसरे बल्लेबाज बने। तो कौन है? नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी। इसके पूर्व में भारत के युवराज सिंह और वेस्ट इंडीज के पोलार्ड को यह रिकॉर्ड पोलार्ड ने यह रिकॉर्ड बनाया है और विश्व के तीसरे बल्लेबाज जिन्होंने 1 ओवर में 6 छक्के लगाया यानी कि 6 बॉल पे 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड, तीसरे नंबर पर जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए हुए नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी हैं। ठीक है, तो आप लोग इसका नाम याद रखेंगे। अगला है हरेंद्र सिंह भारत की महिला हॉकी टीम के नए कोच बने। भारत की महिला हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? हरेंद्र सिंह। अगला है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024। देखिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 है वह इसका आयोजन किर्गिज़स्तान में किया गया। ठीक है, सर्वाधिक पदक जापान ने प्राप्त किया, कुल 18 पदक और भारत 9 पदक के साथ 9वें स्थान पर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रहा है। ठीक है, तो याद करने में सुविधा होगी, 9 पदक भी भारत ने कुल प्राप्त किया और 9वें स्थान पर भी भारत रहा है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जिसका आयोजन किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में किया गया। अगला है राष्ट्रपति ने IIT बॉम्बे में भारत की पहली घरेलू कैंसर जीन थेरेपी लॉन्च की है। यह दुनिया की सबसे किफ़ायती CAR-T सेल थेरेपी है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे राष्ट्रपति के द्वारा IIT बॉम्बे में भारत की पहली घरेलू कैंसर जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जून महीने की प्रतियोगिता दर्पण का जो शॉर्ट नोट्स डिस्कशन है वह उस शॉर्ट नोट्स डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। इसके अंतर्गत आज की इस वीडियो में हमने प्रतियोगिता दर्पण की जो जून महीने की शॉर्ट नोट्स है उसका एक एक बिंदु को हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया है। प्रीलिम्स के लिए अब आपको प्रतियोगिता दर्पण अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आगामी कुछ दिनों के बाद इस महीने की जो स्मरणीय तथ्य और सार संग्रह है उसे भी मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सूचना है, हमारे यूट्यूब चैनल ISPC सेंटर पर हर एक महीने के प्रतियोगिता दर्पण की शॉर्ट नोट्स को डिस्कस किया जा रहा है। आप लोग इस वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि बीपीएससी की आगामी प्रीलिम्स परीक्षा के साथ साथ अन्य प्रीलिम्स परीक्षा के लिए भी ये वीडियो काफी अधिक मददगार साबित होने वाले हैं। अपने दोस्तों के साथ भी इस लिंक को शेयर करें, इस यूट्यूब चैनल को साझा करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है @ISPC सेंटर, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर लें जहां पर तैयारी से संबंधित विभिन्न मटेरियल आपको निःशुल्क प्रोवाइड किए जाते हैं। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।